देश भर से साइबर सुरक्षा के लिए अलग अलग विषयों पर काम करने वाले सभी विशेषज्ञों, वरिष्ठ अधिकारीगण, भाई और बहनों, आप सभी का आज के कार्यक्रम में मैं गृह मंत्रालय की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सबको मालूम है, हम आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष को मना रहे हैं। अमृत महोत्सव को मनाने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ इसको एक उत्सव के रूप में नहीं, आजादी का अमृत महोत्सव का एक कार्यक्रम आने वाले भारत के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए भी कैसे उपयोगी हो, ऐसे कई बिंदु अमृत महोत्सव के कार्यक्रमों के साथ जुड़े हैं। मैं अमृत महोत्सव के कार्यक्रम के उद्देश्यों और इसके बारे में जानना नहीं चाहता, परंतु एक बिंदु पर जरूर बात करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री महोदय ने इस अमृत महोत्सव से लेकर जब भारत की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, ये 25 साल के कालखंड को अमृत काल के रूप में व्याख्यायित किया है। और ये अमृत काल हर क्षेत्र के अंदर देश को दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए किस प्रकार से उपयोगी हो, इसकी दृष्टि से अनेक विध कार्यक्रम अनेक मंत्रालयों को समाहित करते हुए बनाए गए हैं। कहीं पर वित्त मंत्रालय, जब आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी तब आर्थिक क्षेत्र में भारत कहां खड़ा होगा, इसके लिए हमारे पास किस प्रकार की टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, किस प्रकार की रणनीति बनानी पड़ेगी, हमारी क्षमताओं का संपूर्ण दोहन कैसे होगा, भारत कैसे मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा और दुनिया के अर्थतंत्रों में भारत सिरमौर कैसे बनेगा, और इसके लिए हमारे सामने चुनौतियां क्या है, ये सभी बिंदुओं पर विचार करने का इस समय है। और विचार करने के बाद 25 साल का एक कार्यक्रम हर मंत्रालय बनाए, हर विभाग बनाए, और 25 साल के बाद निश्चित किए हुए लक्ष्य पर, संकल्प तक पहुंचने का हम रास्ता तय करें। मैं मानता हूं कि हर क्षेत्र के अंदर हम सब मिलकर एक कार्यक्रम को गंभीरता से लेंगे तो निश्चित रूप से ही जब भारत आजादी की शताब्दी मना रहा होगा, जो भी लोग देख रहे होंगे, भारत विश्व में सर्वोच्च स्थान पर होगा, इसमें किसी के भी मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और ये हमारा संकल्प बल 130 करोड़ लोगों के संकल्प ही भारत को सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने का एक जरिया बन सकते हैं, और वो ही हमारी ताकत बन सकते हैं। मित्रों, हम सबको मालूम है कि साइबर सुरक्षित भारत का निर्माण भारत के विकास के लिए कितना जरूरी है। आज के युग में भारत का विकास साइबर सुरक्षा के बगैर हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से ही आज भारत हर क्षेत्र में इतना आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी का उपयोग इतना नीचे तक हम ले गए। मैं बाद में इस पर डिटेल में बात करूंगा, परंतु साइबर सुरक्षा को सुनिश्चित नहीं करते हैं तो हमारी यही ताकत हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है। और इसीलिए डिजिटल रिवॉल्यूशन के इस जमाने में साइबर सुरक्षा पर थ्रस्ट देने के लिए, साइबर सुरक्षा पर एक मंथन करने के लिए, चुनौतियां और चुनौतियों के समाधान को ढूंढने के लिए, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जन जन तक साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पहुंचाने के लिए एक कार्यक्रम
भारत सरकार के गृह मंत्रालय और संस्कृति मंत्रालय ने आहूत किया है। मित्रों, हम सब जानते हैं हम डिजिटल रेवोल्यूशन के जमाने में हैं। जैसे एक तरीके से विगत 200 साल का हम दुनिया के रेवोल्यूशन का प्रवाह एनालिसिस करें तो स्टीम इंजन से इसकी शुरुआत हुई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तक पहुंचे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की ओर बढ़े और अब डिजिटल क्रांति की ओर बढ़ रहे हैं। और अगर भारत ने इस क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ना है तो एक सुरक्षित साइबर सुरक्षित भारत का निर्माण हमने करना पड़ेगा और इसीलिए हमने कार्यक्रम का आयोजन किया है। आज प्रधानमंत्री जी का विजन है कि प्रत्येक भारतीय को टेक्नोलॉजी से और इंटरनेट के माध्यम से अपने आप को सशक्त करना चाहिए। और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के वजह से एम्पावरमेंट भी हुआ है, सशक्तिकरण होने के साथ साथ सकारात्मक परिवर्तन भी हमारे जीवन के अंदर आया है। और आज अगर साइबर सुरक्षित भारत की कल्पना करें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है जन जागरूकता। हमारे टेक्नोक्रेट कितनी भी सुरक्षा की सुविधाओं का अनुसंधान कर ले, कितने भी रास्ते ढूंढ ले, मगर लोगों में जागरूकता नहीं है तो जागरूकता के बगैर इसका उपयोग नहीं हो पाएगा। और इसीलिए जन जागरूकता, जनहितकारी, टेक्नोलॉजी के चुनौतियों को जनहित में उसका समाधान ढूंढने का हमारे साइबर एक्सपर्ट्स का प्रयास और अंततः जन कल्याण। आज 130 करोड़ भारतीयों को उनका सरकार से मिलने वाला बेनिफिट डीबीटी के माध्यम से सीधा उनके बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है। मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी, भारत जैसे देश में ये बहुत बड़ी क्रांति है। 2014 के पहले हम इसकी कल्पना ही नहीं कर सकते थे क्योंकि 60 करोड़ परिवार ऐसे थे, 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके परिवार में बैंक अकाउंट ही नहीं था। डिजिटली ट्रांसफर करने की तो बात छोड़िए, वो बैंक अकाउंट ही नहीं रखते थे। अपनी सुविधाओं को लेने के लिए, अपनी योजनाओं का फायदा लेने के लिए दर दर भटकना पड़ता था, कहीं करप्शन का भी शिकार होना पड़ता था। मगर आज 8 ही साल के अंतराल में देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जिसके पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है और ऑनलाइन उनको अपनी सुविधाएं, अपना बेनिफिट पहुंचता नहीं है। 13 करोड़ किसानों को चुटकी बजाते ही दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के एक क्लिक करते ही इनके अकाउंट में 6,000 रुपया ट्रांसफर हो जाता है। मित्रों, बहुत बड़ी उपलब्धि तो है, मगर इसके साथ साथ चुनौती भी है। साइबर फ्रॉड और कई प्रकार के साइबर अटैक से हमारे देश को सुरक्षित करना ये हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसा अग्निहोत्री जी ने बताया, लखनऊ, गुवाहाटी, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम और देवघर में भी एक कार्यक्रम को किया गया है। आप सबको मालूम होगा झारखंड के कुछ बच्चों ने किस प्रकार से दुनिया के सामने साइबर फ्रॉड का एक नया तरीका रखा था। आज देवघर में भी ये कार्यक्रम किया है। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि साइबर सुरक्षा को देश के पिछड़े से पिछड़े इलाके से लेकर हर गांव तक पहुंचाने का हमने प्रयास करना चाहिए। इस कार्यक्रम के माध्यम से न केवल परिचर्चाएं आयोजित की है,
विभिन्न प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से साइबर सुरक्षा की नई नई प्रणालियां, साइबर स्वच्छता, साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए सारे उपाय, साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल को लोकप्रिय बनाना, साइबर वित्तीय रिपोर्टिंग के नंबर को भी, राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है हमारी 1930, उसको पॉपुलर बनाना और अनेक प्रकार के संवाद के माध्यम से इसको जागरूकता लाने का प्रयास किया गया है। कई जगह पे नुक्कड़ नाटक और संगीत नाटक एकेडमी द्वारा भी नए प्रकार के कुछ प्रयास भी किए गए हैं। मित्रों, साइबर स्पेस का दुरुपयोग कोई नई बात नहीं है, आप लोग जानते हैं। मालवेयर अटैक हो, फिशिंग हो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले हो, डेटा की चोरी हो, ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी हो, चाइल्ड पोर्नोग्राफी हो, ढेर प्रकार के दूषण आज यहां पर भारत में हम देख सकते हैं और आने वाले दिनों में वो बढ़ने भी वाले हैं। मैं थोड़ा आपका ध्यान आंकड़ों की तरफ भी आकृष्ट करना चाहूंगा। 2012 में टोटल 377 साइबर क्राइम रिपोर्ट हुए थे और 2020 में रिपोर्टिंग की संख्या 50,000 तक पहुंची है, मगर रिपोर्ट नहीं हुए हैं ऐसे साइबर क्राइम शायद लाखों की संख्या में होंगे। ये बताता है कि ये 270% की वृद्धि आने वाले दिनों में कितनी बड़ी चुनौती बनने वाली है। साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल हमने 3 साल पहले लॉन्च किया। अब तक 11 लाख से ज्यादा कंप्लेन अलग अलग प्रकार की रजिस्टर की गई है और सोशल मीडिया क्राइम की कंप्लेनें भी 2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड की गई है और ये मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली है, क्योंकि भारत में आज 80 करोड़ भारतीयों की ऑनलाइन मौजूदगी है। मैं मानता हूं कि ये बहुत बड़ी संख्या है। एक प्रकार से आनंद का विषय है कि 80 करोड़ भारतीय ऑनलाइन अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं और 2025 तक इस संख्या में लगभग 231% के रेट से बढ़ोतरी होने की संभावना है, क्योंकि हमारा प्रति जीबी डाटा की लागत में ये 8 साल में 96% कमी आई है और ये कमी और बढ़ने वाली है। जैसे जैसे डाटा सस्ता होगा, यूजर और बढ़ेंगे और प्रणालियां भी इस पर कार्यरत हो जाएगी। सिर्फ मैं प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में बताना चाहता हूं कि 45 करोड़ नए अकाउंट खुले हैं और 32 करोड़ रुपए डेबिट कार्ड आज देश में ये 8 साल में वितरित किए गए हैं। ये 32 करोड़ लोग कभी भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की दुनिया में नहीं थे, ऐसे लोग हैं। इनके ट्रांजैक्शन भले छोटे छोटे हो, परंतु ऑनलाइन उनकी उपलब्धि है। यही बताता है कि हमारा कारोबार कितना बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2022 में यूपीआई पर लेन देन $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर गई है और पूरा विश्व इससे अचंभित है। सिर्फ यूपीआई पर लेन देन $1 ट्रिलियन से आगे बढ़ चुकी है और दुनिया में डिजिटल भुगतान में कुछ ही समय में हम सबसे पहले नंबर पर पहुंच जाएंगे। 2021 में वैश्विक डिजिटल भुगतान का 35% हिंदुस्तान में हुआ है, भारत में हुआ है, जो हमारी साइज बताता है। और भीम यूपीआई अब केवल भारतीय ऐप नहीं रही, वो ग्लोबल बन चुकी है। सिंगापुर, यूएई, भूटान, नेपाल और अब फ्रांस में भी यूपीआई और भीम ऐप स्वीकार कर लिया गया है। तो आने वाले दिनों में ये बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है। जनधन
आधार और मोबाइल, ये तीनों के माध्यम से डीबीटी को हमने सुनिश्चित किया है। लगभग 52 मंत्रालयों की 300 से ज्यादा अधिक योजनाएं डीबीटी को कवर करती है और अब तक 7 साल में 23 लाख करोड़ की राशि छोटे छोटे हफ्ते भी सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। लगभग इससे 2 लाख करोड़ की बचत भी हुई है। भारत नेट भी बहुत जल्दी से विस्तृत हो रही है। 5.75 लाख किलोमीटर फाइबर केबल बिछाई गई है और 1,80,000 गांवों को इससे जोड़ने का काम कर दिया गया है, जो संख्या 10,000 से कम थी 8 साल पहले। 8 साल के अंदर 1,80,000 गांवों को फाइबर केबल से ग्राम पंचायतों को जोड़ने का काम कर दिया है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि हम सबके सामने चुनौती कितनी बड़ी होने वाली है, इसका संज्ञान होना चाहिए। परंतु भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी साइमल्टेनियसली बहुत चौकन्ने तरीके से इसकी रोकथाम के, साइबर फ्रॉड की रोकथाम के लिए भी इतना ही जागरूक है और इतना ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में जब श्री राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री थे, तब 2017 में गृह मंत्रालय में साइबर और सूचना सुरक्षा CIS प्रभाग बनाया गया और वहां से ये साइबर सुरक्षा की दिशा में ढेर सारे कदम उठाए गए। मित्रों, अभी थोड़ा तो बताया गया, मगर रिपीटिशन हो तो भी मैं जरूर बताना चाहूंगा। I4C और CIS डिवीजन के तहत, जैसे पहले बताया, 7 स्तंभों में इसकी रोकथाम के लिए काम चल रहा है। राष्ट्रीय साइबर अपराध थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल, राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र, राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान और नवाचार केंद्र, जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन, राष्ट्रीय साइबर अपराध इकोसिस्टम प्रबंधन यूनिट और राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला। और मुझे कहते हुए आनंद है कि कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी I4C ने ढेर सारा काम किया है और साइट्रेन पोर्टल विकसित कर अनेक लोगों को प्रशिक्षित करने का भी काम हुआ है। देश भर के पुलिस के अलग अलग स्तर के ऑफिसरों को इस पोर्टल पर से ट्रेनिंग करने का काम समाप्त हो चुका है और 6,000 लोगों को सर्टिफिकेट देने का काम भी समाप्त हो चुका है। और इसके साथ साथ साइबर फोरेंसिक जांच में भी हम राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला जो बनाई है, इसके साथ साथ नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में भी एक अलग प्रकार से R&D का काम चल रहा है। देश भर में और दुनिया में कहीं भी साइबर फ्रॉड का या साइबर अटैक का नए प्रकार का हमला होता है, नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी इसका संज्ञान लेकर उसको इस पर R&D कर इससे बचाव का, सुरक्षा का एक नए प्रकार की प्रणाली विकसित करने के लिए काम कर रहा है। और मैं वहां जाकर आया हूं, इनका डिटेल रिपोर्टिंग भी मैंने लिया है। मैं आप सभी को आश्वस्त कर सकता हूं कि दुनिया भर में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का हमारा जो यूनिट है, दुनिया भर में कोई रैंकिंग नहीं है, मगर जब भी रैंकिंग शुरू होगी वो नंबर 1 पर खड़ा होगा, इसका मुझे पूरा भरोसा है। बहुत अलग तरीके से दुनिया भर के साइबर फ्रॉड का एनालिसिस करना और वो साइबर फ्रॉड के नए तरीकों से देश को सुरक्षित करने के लिए, देश की जनता को सुरक्षित करने के लिए और अंततः पूरे विश्व को सुरक्षित करने के लिए हमारे बच्चे जो R&D कर रहे हैं, उनकी स्पीड भी बहुत तेज है और वो जिस कंक्लूजन पर जिस स्पीड से पहुंच रहे हैं, मुझे भरोसा है कि दुनिया भर के आने वाले दिनों में दुनिया भर के फ्रॉड को रोकथाम के लिए ये
नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का यूनिट बहुत काम में आएगा। मित्रों, साइबर सुरक्षा एक प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ भी जुड़ी है। हम सब जानते हैं कि कई प्रकार के साइबर अटैक जो हमारी देश को सुरक्षित देखना नहीं चाहते हैं, वो अनेक हमले करते हैं, अनेक प्रकार के हमलों का प्रयोजन भी करते हैं। कुछ देशों ने तो इसके लिए साइबर आर्मी भी बनाई हुई है, मगर हम भी इसकी सुरक्षा के लिए मैं आपको सुनिश्चित करना चाहता हूं कि भारत सरकार का गृह मंत्रालय भी इसकी सुरक्षा के लिए बहुत चौकन्ना है और हर कदम पर हम इसकी रोकथाम करने के लिए अपने आप को अपग्रेड भी कर रहे हैं और अपने आप को इसके लिए सुनिश्चित सुरक्षा हो इसके लिए तैयार भी कर रहे हैं। मित्रों, साइबर फ्रॉड के कई नए आयाम आने वाले दिनों में देखने में अभी भी आ रहे हैं, आने वाले दिनों में भी आएंगे। साइबर स्पेस सुरक्षा के संदर्भ में भी हमने बहुत सारे इंतजाम करने पड़ेंगे। नागरिकों की प्राइवेसी के प्रश्न आज ही उपस्थित हो चुके हैं। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के संदर्भ में और सतर्कता हमें बरतनी पड़ेगी। डाटा और इंफॉर्मेशन ये दोनों आने वाले दिनों में बहुत बड़ी आर्थिक ताकत बनने वाला है। डेटा की सुरक्षा और इंफॉर्मेशन की सुरक्षा के लिए भी अपने आप को हमने तैयार करना पड़ेगा और ओवरऑल राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में भी हमें अपने आप को तैयार करने पड़े। कई प्रकार की चुनौतियां हमारे सामने हैं। मुझे विश्वास है आज पूरा दिन जो यहाँ पर चर्चा होगी, इसमें टेक्निकल सेशन जो है इसमें सारे विषयों को समाहित कर लिया गया है और ये जो आजादी के अमृत महोत्सव का एक नए प्रकार का इनिशिएटिव संस्कृति मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने लिया है, मुझे विश्वास है कि आजादी की शताब्दी जब देश मना रहा होगा तब कम से कम साइबर सुरक्षा की दृष्टि से देश सुनिश्चित होगा और दुनिया में सबसे ज्यादा सुरक्षित साइबर एटमॉस्फेयर अगर दुनिया में कहीं पर भी होगा तो हमारे भारत में होगा। इसका मुझे पूरा भरोसा है। आज के दिन में संस्कृति मंत्रालय और गृह मंत्रालय के सभी लोग जो इनसे जुड़े हैं, कार्यक्रम से जुड़े हैं, वो सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ये भी कहना चाहूंगा कि इसी वर्ष में हम संकल्प ले कि साइबर अपराध से आजादी का संकल्प लेकर जब देश शताब्दी मना रहा हो तब दुनिया में साइबर सुरक्षित भारत बनाने में हम सफल हो, यही मेरी शुभकामना है। वंदे मातरम।